पेश है रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानी क्या यह सही है। शहर में एक के बाद एक कत्लेआम मचा हुआ था। लोगों में एक अजीब सी दहशत समाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी साइको किलर का काम है। किंतु इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर से पर्दा अब तक भी न उठ पाया था। जिसका भी कत्ल होता था उसे किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता था। कॉल करने वाला उनसे कहता था, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए मैं आ रहा हूं। और फिर अगले ही दिन किसी कचरे के डिब्बे के पास उसकी लाश पड़ी हुई मिलती थी। कई बार तो कॉल आने पर लोग इसे मजाक समझते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वे तो ईमानदार हैं और उन्होंने आज तक कोई गुनाह भी नहीं किया। फिर उन्हें किस बात की सजा मिलेगी और उन्हें सजा भी कौन दे सकता है। कुछ तो ऐसे थे जो समझते थे कि उनके आसपास तो हमेशा उनके निजी अंगरक्षक घूमते रहते हैं। मिस्टर बत्रा को भी इसी तरह का एक कॉल आया था, जिसे उन्होंने मजाक न समझकर सीरियस लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने भी शहर में हो रहे एक के बाद एक सनसनीखेज कत्लों को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द ही इस पर कार्रवाई आरंभ कर दिया। पुलिस ने जब उस अनजान व्यक्ति के कॉल को ट्रेस किया तो पाया कि वह कॉल किसी मामूली से चाइना मोबाइल से आया था, जिसे कोई भी कहीं से भी बिना किसी कागजात के खरीद सकता है। विशेष रूप से गौर करने वाली बात यह थी कि जिस सिम से एक बार कॉल किया जाता था उस सिम का पुनः इस्तेमाल नहीं होता था। इतना ही नहीं, सिम किसके नाम पर है यह जांच करने पर देखा गया कि उस नाम के व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मसलन किसी की मौत सालों पहले हो चुकी थी, या कोई गलत पता या काल्पनिक नाम से सिम जारी किया गया था। इतने बड़े गोरख धंधे की खबर पाते ही पुलिस महकमे में हड़कंप सी मच गई। सिम चालू करने के पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाती है, किंतु यहाँ तो जैसे इस नियम को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता लगा कि हजारों की तादाद में शहर में धड़ल्ले से इस तरह के सिम का इस्तेमाल हो रहा है, जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है। किंतु इस पर क्या कार्रवाई करने में समय लग सकता है, और पिछले 10 दिनों से एक के बाद एक शहर में 10 कत्ल हो चुके थे और अब मिस्टर बत्रा की बारी थी। पुलिस ने उन्हें अतीत के दिनों में की गई गलतियों को याद करने के लिए कहा, किंतु मिस्टर बत्रा ने किसी भी तरह की गलती से इनकार किया और न ही उनके किसी दुश्मन के होने की बात पर उन्होंने हामी भरी। पर पता नहीं क्यों उन्हें अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रही थी। पुलिस ने उन्हें घर जाकर आराम करने की सलाह दी और साथ में 2 पुलिस कांस्टेबल उनकी सुरक्षा के लिए दिया। एक नामी और अमीर व्यवसायी होने के कारण मिस्टर बत्रा के पास उनके निजी अंगरक्षक भी थे। घर जाते वक्त उन्हें बार बार यह लग रहा था कि कहीं व्यवसाय में बढ़ती तनाव या कंपटीशन तो इसके जड़ में नहीं है। घर पहुंचकर मिस्टर बत्रा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उनके निजी अंगरक्षक एवं पुलिस के दोनों कांस्टेबल कमरे के बाहर ही पहरा देने लगे। अंदर क्या चल रहा था सब इससे अनभिज्ञ थे। मिस्टर बत्रा ने भी सभी को सख्त हिदायत दी थी कि कोई उन्हें फालतू का तंग न करे। अगली सुबह 10 बजने के बाद भी मिस्टर बत्रा कमरे से बाहर नहीं निकले तो सभी को शक हुआ। उन्होंने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो देखा कि दरवाजे का लॉक खुला है और मिस्टर बत्रा। आखिर कहाँ गए होंगे मिस्टर बत्रा, और कैसे गए होंगे? इतना सख्त पहरा रहते हुए भी ये कैसे संभव हो सका? यह सब सोचकर सभी का दिमाग चकरा रहा था। आनन फानन में एक पुलिस कांस्टेबल ने थाने में फोन कर सारी घटनाओं का विवरण दिया। जल्द यह सूचना सारे शहर में जंगल की आग की तरफ फैल गई। मामला बिगड़ते देख होम मिनिस्ट्री की ओर से सीआईडी के चीफ मिस्टर विशाल अग्निहोत्री को यह केस सौंपा गया। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री का अब तक का यह रिकॉर्ड था कि उन्होंने अपना कोई भी केस अनसॉल्व्ड नहीं रखा था। सभी उनका लोहा मानते थे। अभी मिस्टर विशाल केस की छानबीन में जुटे ही थे कि उनको एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वह बताता है कि शहर के दक्षिण दिशा में कचरे के दान के पास एक अनजान व्यक्ति की लाश बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ी हुई है। मिस्टर विशाल
बिना समय गंवाए उस स्थान पर पहुंचते हैं। छानबीन के बाद वे पाते हैं कि वह लाश मिस्टर बत्रा की है और उनको मरे हुए करीब करीब 14 घंटे हो गए हैं। इसका मतलब था कि देर रात ही उनका मर्डर हुआ होगा। पर यह कैसे संभव है, क्योंकि उनके कमरे के बाहर तो सख्त पहरा था। मिस्टर विशाल पूछताछ के लिए उनके निजी अंगरक्षकों और दोनों पुलिस कांस्टेबल को बुलाते हैं। उन सबका कहना था कि वे लोग तो पूरी सतर्कता से ही पहरा दे रहे थे, फिर यह घटना कैसे घटी, इससे उन्हें भी घोर आश्चर्य हो रहा है। मिस्टर विशाल केवल नाम से ही विशाल नहीं थे, उनका दिमाग भी बहुत विशाल था और वह बहुत तेज गति से कार्य करता था। उन्होंने शहर में पिछले 11 दिनों से होने वाले सिलसिलेवार कत्ल की पूरी फाइल मंगवाई और उनका गहन अध्ययन आरंभ किया। उस दिन वे अपने घर भी नहीं गए और देर रात तक पुलिस स्टेशन में ही रुके रहे। बहुत माथापच्ची करने के बाद मिस्टर विशाल ने जो तथ्य जुटाए वह था, पहला, सभी कत्ल होने वाले शहर के नामी बिजनेसमैन थे और सभी की अपनी अपनी केमिकल फैक्ट्री थी। दूसरा, सभी की लाश कचरे के डिब्बे के पास पड़ी हुई मिली थी। तीसरा, कत्ल करने वाला लाश कचरे के डिब्बे के पास ही क्यों फेंक रहा है, कोई जंगल या सुनसान जगह पर क्यों नहीं फेंक रहा है। चौथा, क्या कातिल कचरे के डिब्बे के पास लाशों को फेंक कर कुछ इशारा कर रहा है, आदि। यह सब करते करते सुबह हो चुकी थी और उस सुबह कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई थी। इसका मतलब यह था कि कातिल कोई साइको किलर नहीं है। अगर ऐसा होता तो उस दिन भी किसी के कत्ल होने या किसी अनजान व्यक्ति के कॉल आने की खबर आती। अब मिस्टर विशाल को यह लगने लगा था कि कातिल चाहता है कि पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सीरियसली ले और क्या, यही तो गुत्थी सुलझानी अभी बाकी थी। आखिर क्या मकसद हो सकता है कातिल का। इसी सिलसिले में मिस्टर विशाल जिन जिन का कत्ल हुआ था उनके परिवार के लोगों से मिलते हैं, उनके बिजनेस और कारखानों के विषय में पूछताछ करते हैं, उनका आपस में कोई संबंध है कि नहीं इसका पता लगाते हैं। सारे सूत्रों को खंगालने के बाद उनको एक चौंकाने वाले तथ्य का पता चलता है कि 15 दिनों पहले जिन जिन का कत्ल हुआ था वे सभी एक बोर्ड मीटिंग में शामिल हुए थे। चूंकि उन सभी का एक ही बिजनेस था, इसलिए उनकी बोर्ड मीटिंग भी कुछ तो है जिसके तह तक मेरा दिमाग नहीं पहुंच रहा है। आखिर क्या हो सकता है। बहुत दिमाग लगाने के बाद जब कोई रोशनी की किरण नहीं दिखी, तब मिस्टर विशाल 15 दिन पहले जहां बोर्ड मीटिंग हुई थी वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ करते हैं। पहले तो रिसेप्शनिस्ट अंजलि श्रीवास्तव कुछ भी बताने से मना करती है, पर मिस्टर विशाल द्वारा अपना पूरा परिचय देने पर वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। पूछताछ के बाद मिस्टर विशाल को पुनः जिन महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है वह था, पहला, मीटिंग के दौरान सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत भेजे गए नोटिस पर चर्चा। दूसरा, उनके केमिकल फैक्ट्रीज के कचरे का गंगा में निष्कासन। तीसरा, सरकार के कड़े रुख के तहत कचरे के निष्कासन पर विशेष ध्यान देना ताकि गंगा को दूषित होने से बचाया जा सके। यह सब तो ठीक है, पर कत्ल किसने किया और उसे कत्ल करने का मकसद क्या है, यह अब भी एक पहेली थी। मिस्टर विशाल फिर से एक बार पुलिस चौकी पहुंचकर उन सभी फाइलों को नए सिरे से देखना आरंभ करते हैं। फाइलों को गौर से देखने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हो न हो कत्ल करने वाला कोई करीब का ही आदमी है जो उन सभी पर निगाह रखता था जिनका कत्ल हुआ है। अब मिस्टर विशाल केस के रहस्य को सुलझाने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मिस्टर बत्रा की लाश पड़ी मिली थी। वहां से गंगा की दूरी करीब करीब 200 मीटर थी और पास में लगभग 100 कदम की दूरी पर उनके फैक्ट्री का पिछला हिस्सा था, जहां से फैक्ट्री के मेन गेट पर पहुंचने के लिए बहुत घूम कर जाना पड़ता था। वहां पहुंचकर उनको ऐसा लगा जैसे हो न हो गंगा नदी और कचरा इन कत्लों से 100% जुड़ा हुआ है। आखिर क्या वजह हो सकती है, यह जानने के लिए पुनः मिस्टर विशाल मिस्टर बत्रा के घर उस कमरे की छानबीन करने पहुंचते हैं
जहां से मिस्टर बत्रा गायब हुए थे। वहां पहुंचते ही उनको जो दिखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने ही दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, मां पर आँच आए तो बेटा लाज बचाता है। आखिर कौन है मां? किस मां की लाज बचाने की बात कही जा रही है? और आखिर कौन लाज बचाना चाहता है? ऐसे कई सारे प्रश्न मिस्टर विशाल के दिमाग में विस्फोटक की भांति हड़कंप मचा रहे थे। तभी मिस्टर विशाल की फोन की रिंग बजती है और होम मिनिस्ट्री की तरफ से केस के प्रोग्रेस के बारे में पूछा जाता है। अपने कैरियर में पहली बार मिस्टर विशाल कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उनके जीवन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जब उन्हें इस तरह के कसमकस में पड़ना पड़ा था। आखिर कौन हो सकता है? क्या ये किसी के व्यक्तिगत जीवन पर किए गए आघात का बदला है? ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उनका दिमाग फटा जा रहा था। बड़ी देर तक माथापच्ची करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तब वे मन ही मन सोचते हैं कि मुझे थोड़ा आराम करना होगा, वरना मेरा यह दिमागी मशीन हैंग हो सकता है। यह सोचकर वे मन की शांति के लिए शाम को गंगा आरती के लिए गंगा घाट पहुंचते हैं। वहां चारों दिशाएं हर हर गंगे की ध्वनि से गुंजायमान हो रही थी। घाट पर हजारों दियों को एक साथ जलता हुआ देख उनका मन आनंद से भाव विभोर हो उठता है और उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, हे मां गंगे मेरी मदद करो। तभी मिस्टर विशाल के कानों में एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई पड़ती है, हे मां गंगे, मैंने आपकी लाज बचा ली है। अब आपको गंदा करने से पहले कोई 10 बार नहीं 1000 बार सोचेगा। हो ना हो यह कातिल की आवाज है। मिस्टर विशाल के पांव तीव्रता से आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हैं। भी को चीरते हुए जब तक वे गंगा घाट के किनारे पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिस्टर विशाल की आंखें चारों दिशाओं में घूमने लगती हैं, पर आरती के बाद चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसरा रहता है। फिर मिस्टर विशाल गंगा जल हाथ में लेकर पूरे श्रद्धा भाव से मां गंगे की आराधना करते हुए कहते हैं, हे मां गंगे, जब आपने इतनी मदद कर दी है तो आगे भी मैं भी तो आपको निर्मल बनाने में अपना तन मन धन समर्पित कर दिया है मैंने। पर यह जो हो रहा है, क्या यह सही है? गंगा आरती के बाद मिस्टर विशाल अपने घर पहुंचते हैं और खा पीकर केस की फाइलों को लेकर पढ़ने लगते हैं। फिर पता नहीं कब उनकी आंखें लग जाती हैं। स्वप्न में मिस्टर विशाल अपने गुरु सूर्यकांत जी को देखते हैं। वे मिस्टर विशाल को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, बेटा, जीवन में कभी भी निराश मत होना। तुम अपना कर्म करते रहो। कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती। अच्छाई त्याग और बलिदान पर टिकी होती है। मेरा जीवन तो गंगा को निर्मल बनाने में अर्पित हो गया और अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहते कहते वे किसी धुएं के अंबार में विलीन हो जाते हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज से मिस्टर विशाल की नींद खुल जाती है। यह आवाज डोरबेल की थी। दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। उठकर दरवाजा खोलने पर, अरे अंजलि जी, आप यहां? हाँ मैं। अंदर आइए। क्या बात है, बताइए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कल रात मेरे पापा मेरे स्वप्न में आए थे। मैं कुछ समझा नहीं। आप किनकी बात कर रहे हैं? कौन है आपके पापा? मैं सूर्यकांत जी की बेटी हूं। ओह नो, आप गुरुजी की सुपुत्री हैं? हाँ। माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? पापा हमेशा आपकी तारीफ किया करते थे। करते थे? क्या मतलब है इसका? पिछले महीने ही उनका देहांत हो गया। ओह नो, सुनकर बहुत तकलीफ हुई। माफ करिएगा। पापा अक्सर आपके विषय में बताते थे। कल रात भी उन्होंने मुझसे कहा, बेटा। वे मुझे हमेशा बेटा कहकर ही बुलाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो काम बेटे नहीं कर सकते वह मैं कर सकती हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, विशाल तकलीफ में है, उसकी मदद करो। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? दरअसल क्या बात है? बात यह है कि हाँ हाँ बताइए। मैं
क्या हुआ, आप बोलिए भी। दरअसल आपको जिसकी तलाश है वह मैं हूं। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल आप जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं वास्तव में वह मैं ही हूं। यह कैसा मजाक है अंजलि? मैं यहां परेशान हूं और तुम सुबह सुबह मजाक के मूड में हो? यह कोई मजाक नहीं। मैं तुम्हारी बातों को मान भी लूं तो यह कैसे संभव है? मैं जानती हूं यह संभव नहीं है, पर यही सच है। ओह, अब छोड़ो भी मजाक और बताओ तुम यहां किस लिए आई हो, और तुम्हें यहां का पता कैसे मालूम चला? मैंने बताया ना, पापा के कहने पर मैं यहां आई हूं। और हां, आपको शहर में कौन नहीं जानता, इसलिए आपका पता ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। वह सब तो ठीक है, पर मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बातों को? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? सबूत तो मैंने सब मिटा दिए, क्योंकि पापा को वचन दिया था मैंने। मैं कुछ समझा नहीं, कैसा वचन? कहानी अभी जारी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं इस कहानी को पूरा समाप्त कर सकूं।